इलेक्ट्रिक डाइपोल प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे न्यूमेरिकल नहीं बनते, बनते हैं, बट आज जो हम लोग करेंगे इसको समझेंगे क्या होता है, ठीक है, इसके डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। और ये आता है आपके एग्जाम में, 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हर जगह यूज होगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये होती है कि व्हाट डू वी मीन बाय अ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल बोलते किसको है? तो मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग बहुत कम डिस्टेंस पे आजू बाजू में रख दें, ठीक है। लेट अस से इनके बीच का डिस्टेंस d है, और इन चार्ज की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, इनकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। तो अगर इनकी क्वांटिटी सेम है, डिस्टेंस इनके बीच का बहुत कम है, d इज वेरी लेस डिस्टेंस, सो ये दोनों ही चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके एक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। ये दोनों मिलके अलग अलग इफेक्ट ना देख करके एक सिंगल सिस्टम की तरह इफेक्ट देंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। क्या चीज चाहिए कि भैया मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए चार्ज का। चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चार्ज के बारे में बिल्कुल सिंपल है कि मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, ठीक है। एंड पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी विल बी डिफरेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, पोलैरिटी डिफरेंट चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में क्या पता हमें कि डिस्टेंस शुड बी वेरी लेस। सवाल ये उठता है पढ़ना क्यों है? कोई भी चीज फालतू का नहीं पढ़ना ना, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना हमें, राइट। हमें कोई भी चीज टाइम पास के लिए तो पढ़नी नहीं है कि हाँ चलो आज मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने का मन हो रहा है तो आज ये पढ़ लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम वही चीज पढ़ रहे हैं विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर, ठीक है। चार्ज को समझना जरूरी था, चार्ज के बारे में हमने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी वो जरूरी है। हमने मोशन इन चार्ज पार्टिकल पढ़ा, भैया वो जरूरी है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी, तो मूव तो करवाना पड़ेगा। और मूव कौन करवाएगा चार्ज पार्टिकल को? इलेक्ट्रिक फील्ड ही करवाएगी, कि फोर्स लगाने की ताकत इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही और किसी में है नहीं। तो उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा, वो भी जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को पढ़ा, भाई जरूरी है, हमको कौन सा पॉइंट चार्ज में डील करना है, हमारे तो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ही होंगे। तो वैसे ही ये डायपोल भी जो होना चाहिए कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं HCl, ठीक है। अब ये आयोनिक है या कोवेलेंट है? या हम लोग बात करते हैं H2O की, आयोनिक है या कोवेलेंट है? कोवेलेंट, पोलर। को कोवेलेंट है, ठीक है। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, दोनों के दोनों ही हमारे कोवेलेंट है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट? सर कोवेलेंट बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और आयोनिक बनता है एक्सेप्ट और डोनेट करने से, उसमें आयंस होते हैं। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक डोनेट किया और क्लोरीन ने अपना एक डोनेट किया, ठीक है, यही हुआ। यस सर। लेकिन क्लोरीन के पास में यहाँ बहुत सारे लोन पेयर अवेलेबल हैं, राइट। तो वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, उस गुंडागर्दी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, बोलते हैं ना, ठीक है। तो उस गुंडागर्दी के कारण क्या होगा कि ये बॉन्ड पोजिशनिंग जो होगी ये शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स क्लोरीन, होगा। ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी, लास्ट ईयर केमिकल यस सर। बॉन्डिंग में, है ना। अब ये हाइड्रोजन विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड क्लोरीन विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ नेगेटिव चार्ज, राइट।
हाइड्रोजन विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ नेगेटिव चार्ज, जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में मेरे को कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर बॉन्ड से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है मुझे। तो ये क्या है? ये एक तरीके का डाइपोल है। वाटर के केस में भी पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है ना। एक बॉन्ड एंगल बनता है आई थिंक 108 डिग्री का बनता है क्या? कितना होता है बॉन्ड एंगल इसका वाटर का? कोई तो बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन, आपने क्या बोला? वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है, 108 होता है, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तुम देख लेना, तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक में होगा। अगेन हाइड्रोजन विल बिहेव एज अ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो डाइपोल की तरह आपका ये भी एक सिस्टम ऑफ डाइपोल हो गया, ठीक है। भाई अगर पानी मेरा कोवेलेंट बॉन्ड है तो पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब पानी के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर तो होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवा तो सके वो, मतलब आयोनाइज कर तो सके वो अंदर की चीजों को, अपने बॉन्ड को। तो आयोनाइजेशन के लिए चार्ज कैरिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना उसमें। तो वो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी उनके अंदर है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल, ठीक है। और उसके कारण जो ये सिस्टम बनेगा चार्ज का, इसको हम बोलेंगे डाइपोल, ठीक। अब एक और चीज यहां समझने की कोशिश करो कि जितने भी आपके कंडक्टर होंगे, जितने भी आपके इंसुलेटर होंगे, या जितना भी आपका मटेरियल होगा, भाई हर मटेरियल में आपका प्रोटॉन है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। और मैं बोल रहा हूं मेरे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन एट न्यूट्रल कंडीशन। तो ईच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपस में एक डाइपोल क्रिएट करेंगे ना। हर प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास अवेलेबल, हर प्रोटॉन के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये मिलके मेरा एक डाइपोल बनाएंगे ना। ऐसे बहुत सारे डाइपोल क्रिएट होंगे। तो डाइपोल का मतलब है उसमें दो पोल होना चाहिए, पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होना चाहिए, और डिस्टेंस दोनों के बीच का बहुत कम होना चाहिए। और ये कहाँ मिलेगा ये मैंने आपको बताया। यहां तक की कहानी क्लियर है? सर हाँ। एक क्वेश्चन था। हम्म। तो जैसे सारी चीज एटम से बनी है और एटम में भी आपके प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं, और अभी आपने जैसे कहा कि दोनों मिलके जो है डाइपोल नेचर बना रहे हैं, मतलब डाइपोल बना रहे हैं, तो ऐसे तो हर एक चीज में डाइपोल नेचर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखता? दिखता है भाई, अभी तो बताया मैंने पानी का एग्जांपल। पानी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड में? मेरे को ये समझाओ। तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि अगर सबके अंदर डाइपोल है, सबके अंदर इक्वल है, ठीक है, तो फिर मेरा क्लासिफिकेशन कंडक्टर इंसुलेटर क्यों है? सब सेम बिहेव क्यों नहीं करते? राइट। देखो नेकेड आई से यस सर। दिखने का सीन ही नहीं है। तुम जो, मैं समझ रहा हूँ तुम जो पूछना चाह रहे हो, ये पूछना चाह रहे हो कि सर इतना सारा कैटेगराइज जब सब कुछ सेम है, सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, नंबर ही तो अलग है ना, खाली एटॉमिक नंबर अलग है। भाई हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, लेकिन है तो सेम, ठीक है तो सेम। तो सब अगर डाइपोल भी क्रिएट कर रहे हैं और सबके अंदर डाइपोल बन रहा है, तो फिर सबका बिहेवियर एक जैसा क्यों नहीं है? सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज अलग है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। चलो बाकी सारी बातें हम छोड़ देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, ठीक है, कंडक्टर अलग है, इंसुलेटर अलग है, तो फिर इसमें कुछ इंसुलेटर क्यों बन रहे हैं, कुछ कंडक्टर क्यों बन रहे हैं? ठीक है, आपका सवाल ये है, राइट।
तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक चीज है ना, मतलब अगर मैं बोलूं कि यार मयंक को ना मीठा बहुत पसंद है, राइट, और ज्यादा शक्कर खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, लेकिन ये मानता ही नहीं है बात, ठीक है, कितना भी समझा लो ये मीठा खाता ही खाता रहता है। तो ये एक एट्रीब्यूट आपका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे भी यही है कि एटम और प्रोटॉन को जब मैं मिलाता हूं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक समझाऊंगा कैपेसिटर के टाइम पर, कि एक मेरा सेंटर ऑफ मास भी डिपेंड करेगा, एक मेरा रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिपेंड करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहा है। अगर सब कुछ सेम था तो मेरे को अलग अलग ऑर्बिटल बनाने की क्या जरूरत थी? ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड ऑर्बिटल? कैन यू टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं? डिस्कस करो यार, डिस्कस करोगे तभी मजा आएगा चीजों में। सर मतलब वो ऑर्बिटल में रिवॉल्व क्यों करते हैं? ऑर्बिटल क्यों डिफाइन क्यों किया, क्या जरूरत है ऑर्बिटल डिफाइन करने की? ताकि हम हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डिफाइन कर सके। ना, ये एनर्जी लेवल तुमको ज्योति बहरा के गलत जा रहे हो, या तो केमिस्ट्री वाले सर ने ठीक नहीं पढ़ाया, या तुम केमिस्ट्री वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये चीज, क्योंकि ये वाली क्लासेस मैंने भी अटेंड करी थी स्पर्श सर की, उन्होंने बहुत डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन करी थी, सुना नहीं तुम लोगों ने ध्यान से? फिर से दोबारा जाके देखना, केमिकल बॉन्डिंग बहुत प्यारा पढ़ाया था उन्होंने। देखो मैं थोड़ा सा हम लोग पॉइंट से हट रहे हैं, बट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई मेरे पास सेंट्रल में शुरुआत किसने करी थी? नील्स बोर ने करी थी। क्या बोला जी? यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है। सराउंडिंग में क्या था जी? सराउंडिंग में क्या था? इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो मैंने तो एनर्जी सीरीज 2n² दे ही दी ना, और इसके बेसिस पे ही मैंने बोर्स एनर्जी डिफाइन की है 13.6/n², ठीक है। तो जो एनर्जी डिफाइंड है वो तो ऑर्बिट के ऊपर है, ऑर्बिटल के ऊपर कहाँ एनर्जी डिफाइंड है? एनर्जी जो डिफाइंड है वो तो ऑर्बिट के ऊपर है, ऑर्बिटल के ऊपर कहाँ एनर्जी डिफाइंड है? अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर मान लो पहले शेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस शेल का एनर्जी लेवल फिक्स है, ठीक है। इस शेल का एनर्जी लेवल फिक्स है, और उस एनर्जी लेवल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में ट्रेवल करेंगे दे शुड हैव कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, राइट। their angular momentum vector should give a constant value, ठीक है। they should exhibit the same wave equation for energy, and for defining that वो एक मेरे ऑर्बिट के बेसिस में पूरा नहीं हो पाता, तो उस ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए हमने ऑर्बिटल थ्योरी डिफाइन करी एसपीडीएफ की। अब दिक्कत क्या है कि 11th क्लास में ऑर्बिटल थ्योरी को समझा पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है कि भाई मेरे को डिफरेंट एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एटम को डिफाइन करने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी वेव इक्वेशन मतलब लिखी जाती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कभी ऐसी रफली जस्ट फॉर टाइम पास कभी ऐसे रात में सोने होने के पहले मोबाइल पकड़े हो ना, तो उसमें टाइप करना, ठीक है, कि हाउ डू वी कैन डिफाइन द ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाउ वी कैन डिफाइन ऑर्बिटल इन एन एटम, और उसका विकिपीडिया जाके पढ़ लो। कुछ समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि ये टाइम वो समझने का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही टाइम पे मेरे पास में बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं एटम के अंदर, रेडिएशन हो रहा है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका अपना एंगुलर मोमेंटम है, एक सेंटर ऑफ मास उसका वेल डिफाइंड है, राइट। उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट मैं समझाऊंगा क्या होता है, उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट डिफाइंड है। तो मैं किसी भी एक फैक्टर से इलेक्ट्रॉन का सारी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं कर सकता कि यार मेरा डाइपोल मोमेंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन रहा है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होता है, ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होता है, तो सारे डाइपोल बन गए, तो सबके अंदर डाइपोल उतनी, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके पेयर होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतने डाइपोल बनेंगे एटम के अंदर। तो फिर सबका अलग अलग एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि बहुत सारा एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली डाइपोल जो आ रहा है उसकी नेट क्वांटिफाइड वैल्यू क्या है। तो इसको पहले हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी कि डाइपोल क्या होता है, अब क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? क्वांटिफिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने एक टर्म डिफाइन किया दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्यों क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसको? इसको डिफाइन करने का रीजन ये है कि भाई मैंने बोला यार मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला कि भाई मैं चार्ज को ना क्वांटिफाई करके अलग अलग, मैंने एक पूरे सिस्टम का एक डाइपोल मोमेंट निकाल दिया, ठीक है। क्या बोला था मैंने इसको? डाइपोल। मैंने सिस्टम को क्या बोला था? डाइपोल। और डाइपोल का मोमेंट निकाल दिया। व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंट वर्ड इन फिजिक्स? क्लास 11 में समझाया था मैंने। मल्टीप्लिकेशन। किसके साथ? फोर्स के साथ ना, मोमेंट वर्ड का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन विथ स्पीड। ना, अरे डिस्टेंस। मल्टीप्लिकेशन विथ डिस्टेंस। भाई फोर्स को अगर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बन जाएगा, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। मोमेंटम को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम बन जाएगा, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, राइट। मास को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट ऑफ मास बन जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया? डाइपोल को, डाइपोल मतलब क्या है? डाइपोल के अंदर क्वांटिफाई किसको करना है? चार्ज को। तो चार्ज को अगर आप बीच के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, विच विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाता है? Q इंटू डी। Q इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो -Q से +Q के डायरेक्शन में होगी। ये P का डायरेक्शन होगा वेक्टर का, है ना। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो -Q से +Q के बीच में होगी। इज दैट क्लियर? सर वो जो आपने रीजन बताया था कि डाइपोल को क्यों डिफाइन करते हैं, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने का रीजन बहुत सिंपल है कि मैंने दो चार्ज का कॉम्बिनेशन रखा है, लेकिन मुझे इसको एक सिस्टम में यूज करना है। मैं एक का अलग मैग्नीट्यूड, दूसरे का अलग मैग्नीट्यूड, एक का अलग इफेक्ट, दूसरे का अलग इफेक्ट मैं नहीं निकालूंगा। मुझे एक कॉमन इफेक्ट चाहिए इस सिस्टम का। तो इसके लिए मुझे एक तरीके से कॉमन चार्ज डिफाइन करना पड़ेगा या कॉमन इफेक्ट ऑफ चार्ज डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस पूरे सिस्टम का जो इफेक्ट ऑफ चार्ज है उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और मोमेंट वर्ड इटसेल्फ सेज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो चार्ज को डिस्टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से डिस्टेंस से? दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से। तो चार्ज को अगर हम दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डाइपोल मोमेंट मिलेगा, राइट। एंड डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? फ्रॉम -Q टू +Q या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहां तक की कहानी क्लियर है? और ये डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मटेरियल क्लासिफिकेशन ये डाइपोल ही करवाएगा कि कैसे कंडक्टर बनेगा और कैसे इंसुलेटर बनेगा। और कंडक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंसुलेटर के अंदर। कंडक्टर में तो आप चार्ज को सेपरेटली डील करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, इंसुलेटर को कैसे अंडरस्टैंड करोगे?
तो कंडक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें है, ये इंसुलेटर में। क्लियर है, आगे बढ़े। क्या हो गया, सो गए? यस सर। सो गए? कितने लोग बोर हो गए? अभी थ्योरी आपका पार्ट है सिलेबस का, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, ठीक है, इसे पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन बोर हो गए? पगा रहे हो यार सर आज आप, ऐसा किसी को इसको लग रहा है? सर ये माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू का बता दीजिए। ये इसकी डायरेक्शन होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल। ओके सर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, डिस्टेंस हमेशा माइनस से प्लस की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। सर फॉर्मूला में नहीं दिख रहा वो कि वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा। फिर वही बच्चों ले ले भैया, मॉड लिख ले यार यहाँ पे। चलो, वेक्टर अलग डिफाइन किया ना हमने, अब जो क्वेश्चन में वो वेक्टर का जैसे यूज होगा उसके हिसाब से करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, यस। है ना। ठीक है, तो उसको नोट करते जाओ। हाँ, अब देखो आपको बोल रहा है कि आपके पास में दो सिस्टम रखे हुए हैं चार्ज के, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने डिफाइन कर दी। एक मेरा क्यू ए रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, 0 0 + 15 पे, ठीक है, मतलब अलोंग जेड एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं, ये हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, चलो। तो ये 0 0 15 मेरा ये हो गया, यानी कि ये 15 का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा चार्ज रखा हुआ है क्यू ए, वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और एक क्यू बी रखा हुआ है, ठीक है, वो कहाँ रखा हुआ है, 0 0 - 15 यानी अलॉन्ग जेड एक्सिस, नीचे की तरफ -15 आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू है क्यू बी, ये है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना होगा? जीरो। है ना, जीरो। क्यू ए प्लस क्यू बी, यानी मेरा कोई चार्ज का, देखो इसीलिए इसीलिए डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया। अदरवाइज तो हम बोले यार कि अच्छा मेरे को एक सिस्टम मानना है, तो एक सिस्टम के अंदर तो इनका इफेक्ट नल हो गया, नेट चार्ज 0 है, तो कोई इफेक्ट क्यों देगा। इसीलिए हमने एक कॉमन इफेक्ट इसका जनरेट किया है कि भैया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q इंटू डी, तो Q आपको पता है 2.7 इंटू 10⁻⁷, और ये 0 0 15 0 0 - 15 है, मैन मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट मिलीमीटर होना चाहिए, राइट, हम सेंटीमीटर ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो कितना हो गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया बीच का, 15 + 15 30, 30 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा कैलकुलेशन करके नेट डाइपोल मोमेंट ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 25 से 75, 7.5 ना, 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लेना, नोट नहीं किया हो तो। ये बस आपको डाइपोल मोमेंट समझाने के लिए है, इसमें ऐसा कोई कहीं ऐसा क्वेश्चन आपका सीबीएसई में भी नहीं आएगा।
चलो नेक्स्ट, आपको बोल रहा है 3 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लेते हैं हम लोग। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, मैंने इस माइनस 2q को 2 बार माइनस क्यू में छोड़ दिया, ठीक है। तो एक डाइपोल ये क्रिएट हो गया, एक डाइपोल ये क्रिएट हो गया, है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ। सपोज कर लेते हैं साइड ए, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, q इंटू ए। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, q इंटू ए। मतलब अगर मैं इसको P1 डाइपोल बोलता हूं, इसको P2 बोलता हूं, तो P1 का मॉड इज इक्वल टू P2 का मॉड इज इक्वल टू P ले लेते हैं, विच इज q इंटू ए, ठीक है। अब इस डाइपोल की ये डायरेक्शन, इस डाइपोल की ये डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की। अब भाड़ में गए मेरे चार्ज से, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे को डाइपोल मोमेंट पता चल गया, दिस इज P। यहाँ डाइपोल मोमेंट पता चल गया, विच इज P। इन दोनों के बीच का एंगल पता चल गया 60 डिग्री। तो मेरे को नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम। नेट डाइपोल मोमेंट मेरा क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट p² प्लस 2p² इंटू 1/2, या आप लिख सकते हो √3p, या लिख सकते हो √3q इंटू ए। ये मेरा नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। क्लियर है? सर आपको कैसे पता है कि उसको ब्रेक करना है, माइनस आपका डाइपोल में सेम मैग्नीट्यूड चाहिए ना आपको। ओके सर। आप कहीं भी रख लो -2q, जरूरी नहीं ऊपर ही रखना, ठीक है। आप कहीं किसी भी वर्टेक्स पर रख सकते हो, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है डाइपोल मोमेंट चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट के लिए मेरे को डाइपोल क्रिएट करने पड़ेंगे, तो डाइपोल सेम चार्ज के साथ होगा हमेशा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आपको कैसे पता, सवाल आपका ये होना चाहिए था कि सर ये -2q जो चार्ज है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, और ये प्लस क्यू है, ये -q की पूरी इक्वल शेयरिंग और -q की पूरी इक्वल शेयरिंग दोनों साइड करेगा, इसका कैसे पता चला, राइट। चार्ज है ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ी बिहेव करेगा। तो मुझे कैसे पता चला कि ये -q इसके साथ में करेगा शेयरिंग, ये -q शेयरिंग करेगा। हो सकता है कि ये आपका मतलब आधा आधा ना बढ़ करके 75% 25% की शेयरिंग हो। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्वेश्चन में मुझे डाइपोल मोमेंट पूछा है, मुझे 2 डाइपोल क्रिएट करने पड़ेंगे उसके लिए, तो मैंने -q की शेयरिंग करवा दी, बस, ठीक है। यस सर। और सर ये डायग्राम क्या है, वो जो P और ये वेक्टर डायग्राम है ना इसका भाई। एक ओके। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ नीचे की तरफ आएगा, ये P1, जिसको हम P के बराबर ही बोल रहे हैं। और दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर P2 आएगा, माइनस से प्लस की तरफ ना, इस -q से लेके इस +q की तरफ। तो ये इसको भी हम P बोल रहे हैं। और मेरे को नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए, मेरे सिस्टम में 2 डाइपोल मोमेंट है, तो इन दोनों का वेक्टर सम निकाल दूंगा। क्लियर है? अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डाइपोल, ठीक है। तो देखो जब डाइपोल बनता है ना आपका, जैसे कि एक आपका पॉजिटिव q चार्ज हुआ और एक आपका +q चार्ज हुआ, ठीक है। तो एक तो क्या होगा कि इन दोनों चार्जेस को जो मिला रही है वही एक्सिस होगी, और एक एक्सिस इनके परपेंडिकुलर होगी, XY एक्सिस की हम लोग बात करें तो जो एक्सिस इनकी लाइन को मिला रही है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन, ठीक है ना। मतलब कि प्लेन की बात कर रहे हैं, तो आप 3D डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका बनेगा, एक्सियल प्लेन, राइट।
और वो लाइन जो परपेंडिकुलर इसको लेकर के जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, मतलब कि ये आपका इस तरीके से बनेगा, है ना, 3D डायग्राम में ये प्लेन समझ में आ रहा है। यस सर। है ना, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक्सियल पे अलग निकालना पड़ेगा, हमें इक्वेटोरियल पे अलग निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम एक्सियल, पहले इसको आप नोट कर लेना कि हम लोग प्लेन कैसे डिफाइन करते हैं आप किसी भी डाइपोल में, फिर मैं इस डायग्राम को हटा दूंगा। हटा दूं? यस सर। अब देखो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डाइपोल एट एक्सियल प्लेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज रखा, मैंने प्लस क्यू का चार्ज रखा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है। ठीक है, क्यों 2a ले रहे हैं समझ में आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट किस कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2qa, डिस्टेंस 2a और चार्ज q, है ना, ये ध्यान रखना। अब मेरे को एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो एक्सियल पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया, ये E। ठीक है, राइट, और इसका डिस्टेंस मैं इसके सेंटर से ले रहा हूं, दैट इज r। ठीक है, इसका डिस्टेंस मैं सेंटर से ले रहा हूं r, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डाइपोल एट एक्सियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r। डाइपोल से कभी भी कोई डिस्टेंस r बोली जाए तो वो डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे, उसके सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो किधर जाएगी, इनवर्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं E1। और प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी किधर जाएगी, E2। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज कितनी हो जाएगी आपकी, E1। ठीक है, अब ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है इधर, ठीक है, E1 किस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ जा रही है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण है, इसकी क्वांटिफिकेशन क्या हो जाएगा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो Q बाय 4πε0, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और ये डिस्टेंस कितना है A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। क्या दी है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की, E2। E2 कितना होगा, Q बाय 4πε0 R, और ये कितना है A, तो R माइनस A यहां से लेना पड़ेगा ना डिस्टेंस, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। वेक्टर सम होता है, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके मैग्नीट्यूड को। इसको ऐसा लिख देना, जब एग्जाम में करोगे, सब डेरिवेशन आते हैं करोगे एग्जाम में, तो ऐसे वेक्टर सम लिख करके और फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम कर देते हैं E1 माइनस E2। अब सवाल ये उठेगा कि आप बोलोगे सर मैं E1 E2 तो मेरा प्लस आई डायरेक्शन में है ना सर, और ये माइनस आई डायरेक्शन में है, तो आप E2 माइनस E1 करो, E1 माइनस E2 क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो चलो E2 माइनस E1 कर देते हैं आपके बोलने पर, आप इतनी जिद कर रहे हो।
इसको v2 माइनस e1 रख देता हूँ। तो e2 की वैल्यू कितनी है, q बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस e1 की वैल्यू कितनी है, q बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट r प्लस a का होल स्क्वायर। अब ऐसा कौन कौन है स्टूडेंट क्लास में अभी भी जिसको ये डाउट है कि सर यहाँ पे आपने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, या निगेटिव वाले के सामने आपने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, ऐसा कोई है अभी भी क्लास में? तो पूछ लो भाई अभी। कोई भी बालक अगर ऐसा हो जिसको ये डाउट है कि ये आपने माइनस का साइन काहे नहीं लगाया, तो अभी पूछ लो। सर मेरे को ये डाउट है कि वो आर आपने बीच से क्यों लिया, वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ डाइपोल है, सेंटर ऑफ मास नहीं बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल। हाँ एक तरीके से आप ये समझ सकते हो फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ मास भी वही होगा, बट उसको सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं हम लोग। तो रेफरेंस पॉइंट डाइपोल का हमेशा यहीं से होता है, ठीक है, जो इफेक्ट जनरेट होगा उसके सेंटर से ही होगा। जितनी भी हम लोग एक्सिस डिफाइन करेंगे, ओरिजिन डिफाइन करेंगे, उसी को डिफाइन करेंगे, वही ओरिजिन है मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका r प्लस ए इंटू r माइनस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 2r, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4r, राइट, होगा ना। और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहां से एक काम करो, इसको हम लोग लिखते हैं 2qa, ठीक है, और इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और एक और अजम्पशन लेते हैं कि आर इज फार ग्रेटर देन ए, आर की वैल्यू होती भी है, मैंने क्या बताया, डाइपोल का मतलब ये है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लेस, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2qa मेरा किसके बराबर है, p के बराबर है, तो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गई, p हो गया 2qa की जगह इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर को फार ग्रेटर देन ए ले रहे हैं तो ए यहां से हटा दो, ए का कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, ये एक आर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 2p बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यू, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन पे, या आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? यस सर। तो वो आएगा नहीं वापस। नहीं, मैं वही ट्राई कर रहा था बट वो नहीं आएगा, ठीक है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आ गई 2p/4πε0 r3। ये होता है ई ए दे दिया मैंने इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल प्लेन। इसको मैंने ई ए दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल प्लेन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे को फाइनल आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करके मेरा कहीं कोई नेगेटिव टर्म नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि E2 की जो वैल्यू है, ठीक है, वैसे भी अगर आप देखोगे भाई आपने E2 की वैल्यू क्या निकाली, E2 किसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो आपने क्या वैल्यू निकाली इसकी, Q/4πε0 r-a का होल स्क्वायर, पॉजिटिव चार्ज इधर है। E1 की आपने वैल्यू क्या निकाली, Q/4πε0 r+a का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू ग्रेटर है दोनों में से, 2। E2 की, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, राइट, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, E2 की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E2 के डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको इसी डायरेक्शन में मिल रही है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, देखो माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो एक्सियल के केस में लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट विल बी सेम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन था हम्म सर, जैसे ये दो चार्ज है, हम बोल रहे हैं डाइपोल उन दो चार्जेस की वजह से हो रहा है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, हम्म और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के नेट इफेक्ट्स, मतलब दोनों चार्जेस के नेट इफेक्ट से ही बनती है ना। हम्म तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम्म। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे डिफरेंट हो सकती है, मतलब क्यों नहीं हो सकती? देखो, अगर मैं पहले स्टेप पे ही मैंने जैसे यहां पे लगाया, ठीक है, अगर मैं पहले स्टेप पे ही बोल दूं कि भाई मैं R इज फार ग्रेटर देन A, तो E1 E2 की वैल्यू सेम होगी। यस सर। अगर मैंने पहले स्टेप पे ये लगा दिया तो E1 E2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, नेट चार्ज का मैंने स्केलर सम कर दिया दोनों चार्ज का, दैट इज जीरो, सब कुछ जीरो हो गया। अगर सब जीरो हो गया तो पानी या इलेक्ट्रिसिटी भेजता कैसे, पानी में इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे? सवाल फिर वही पैदा होता है कि जब कुछ है ही नहीं वहां, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर वहां इलेक्ट्रिसिटी जा कैसे रही है? बिना, और बिना फील्ड क्रिएशन की इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती। पूरा सिस्टम का दिमाग तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो रही है। तो फिर ये समझ में आ रहा है कि भाई ये दोनों चार्ज जो है किसी एक पॉइंट पे कितना इंडिविजुअल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो इंडिविजुअल इफेक्ट कौन क्रिएट करवा रहा है, वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। यानी यहाँ पे चार्ज एज एन इंडिविजुअल चार्ज, स्केलर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं चार्ज Q जिस इज इक्वल टू N इंटू E, ये इफेक्टिव नहीं है। क्या इफेक्टिव हो, मोमेंट ऑफ चार्ज यहाँ पे अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, मतलब चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई होकर के इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, राइट? आ रही बात समझ में? वही हिसाब किताब है जब हम दरवाजा खोलने वाली बात करते हैं मैकेनिक्स में, जो हमें साफ दिखता है, ठीक है, लाख धक्का मार लो इस डायरेक्शन में, दरवाजा खुलेगा क्या? नो सर। यानी कि फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग अ डोर, कुछ और चीज है, मतलब वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। खाली फोर्स लगा के आप दरवाजा नहीं खोल सकते, आपको एक मोमेंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड फॉर दैट डोर। उस पर्टिकुलर रोटेशन के लिए वो वैल्यू फिक्स है, उतना टॉर्क मिलेगा तभी वो खुलेगा। फोर्स तो उसको मतलब ही नहीं लेना देना, ठीक है। आप एकदम दरवाजे के यहाँ पास में फोर्स लगाओ तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा दूर लगाओ तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना।
दरवाजे का जो हैंडल होता है दरवाजे का कोने में क्यों दिया जाता है, जहां से खोलना होता है, ताकि कम फोर्स में खुल जाए। दरवाजे के बीचों बीच अगर मैं लगा दूंगा तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हो सकता है खोल ही ना पाओ। तो इसका मतलब फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहां पे। हमारी बात समझ में। सिमिलरली यहां पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप चार्ज के हिसाब से उसे समझने की कोशिश मत करो। चार्ज इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, देयर इज अ इफेक्ट विच इज बीइंग जनरेटेड बाय दैट चार्ज, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। इसलिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहे हैं किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट के टर्म में निकाल रहे हैं, राइट? सर ये जो लाइन है डायरेक्शन ऑफ EF एंड डाइपोल मोमेंट विल बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर सेम कैसे होगा? कैसे बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, किसने बोला ये? सर इलेक्ट्रिक लाइंस तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है। अरे बाबा, तो दो अलग अलग चार्ज है ना, ये दोनों चार्ज अलग अलग थोड़ी, हम तो कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? हमने तो वेक्टर से हम कर दिया, राइट? अभी तो फील्ड लाइंस के थोड़ा और क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा फील्ड लाइंस और क्लियर होंगे, अभी फील्ड लाइन के चक्कर में ना पड़ो। सर मतलब सारी स्टोरी डिस्टेंस की है। सारी स्टोरी डिस्टेंस की। अगर इनका डिस्टेंस आप बढ़ा दो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसके डिस्टेंस बढ़ाने को? शायद केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ऐसा ही कुछ है ना, डाइपोल के डिस्टेंस को बढ़ाने को शायद, आई एम नॉट श्योर, केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा अच्छा बताएंगे। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो तो एज एन इंडिविजुअल चार्ज इफेक्ट करने क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग एनायन कैटायन बोलते हैं, राइट? फिर ये अपनी मर्जी से चलेगा या अपनी मर्जी से चलेगा, लेना देना नहीं एक दूसरे से कुछ, ठीक है? सर मतलब कि वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वैसे बनेगी जैसे पॉजिटिव की अलग बनती थी और नेगेटिव की अलग। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी नहीं बनेगी, मैं बना के दिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ जब फील्ड लाइन पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बना के दिखाऊंगा कैसी बनेगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पार्ट क्लियर है? यस सर। सर तो जो हम बनाते थे फील्ड लाइंस वो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, जो प्लस से माइनस में जाती है। वहां पे पॉजिटिव चार्ज को हम इंडिविजुअल एंटिटी ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इंडिविजुअल एंटिटी ले रहे हैं। अब अगर हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा, ठीक है, करते हैं। चलो इक्वेटोरियल प्लेन में तो क्या कर दिया जी हमने, माइनस चार्ज रखा, प्लस चार्ज रखा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये इनका बीचों बीच मेरा डिस्टेंस है आर। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a हो गया, ये a हो गया। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। माइनस वाले को हमने E1 बोल दिया, प्लस वाले को हमने E2 बोल दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √a² प्लस r²। तो E1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, Q/4πε0, और डिस्टेंस कितना हो गया, √a² प्लस r² का होल स्क्वायर, मतलब r² प्लस a², ठीक है। आप जहां कॉपी में नोट कर रहे होगे, आप यहां पहले अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर लो और उसके बाद इसका अंडर रूट हटाना, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए जब बाद में कभी रिवीजन करो तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ठीक है, क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू Q/4πε0 r² प्लस a²। सेम होगा या नहीं होगा, है ना, ये डिस्टेंस भी r है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √a² प्लस r²।
इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है मेरा जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2qa। डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब इस E1 E2 का वेक्टर सम निकालना है। तो देखो E1 E2 का जी वेक्टर सम कैसे निकलता है, ठीक है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा क्या? Yes, sir. एंड दिस एंगल इज थीटा। अब दोनों एंगल सेम होंगे ना, क्योंकि ये सेंटर से पॉइंट है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा क्या? Yes, sir. यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं वेक्टर डायग्राम थोड़ा यहाँ बना देता हूँ कि मेरा ये E2 है और ये E1 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरा 2 थीटा हो गया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, आप साफ साफ देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मॉड ऑफ E1 यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ E2 इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू E। अब मैं इनका वेक्टर सम करता हूँ ई नेट निकालने के लिए। तो ई नेट मेरा कितना आ जाता है, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू कॉस 2 थीटा। बीच का एंगल 2 थीटा है। तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर, ई कितना हो गया, 2e स्क्वायर हो गया, वैसे लिख लेते, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब 2e स्क्वायर कॉमन निकालो, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ई नेट आपका क्या हो गया, 2 रूट से बाहर आएगा 2e कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यानी मेरा ई नेट कितना हो गया, ई नेट हो गया मेरा 2। ई की जगह क्या रखोगे, क्या वैल्यू निकाली आपने, Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फटाक से बता दो। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, किसी भी एक ट्रायंगल में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाले चाहे राइट हैंड साइड, कहीं भी देख लो, कॉस थीटा क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब a बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब आपका ई नेट कितना हो गया बेटा, 2qa 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो 2qa किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के। तो ये कितना हो गया आपका P। अब अगर मैं साथ में ये भी बोल दूं कि R इज फार ग्रेटर देन A, तो क्या हो जाएगा, 4πε0 R क्यूब, ठीक है। तो मैं इस ई नेट को नाम दे देता हूं ई क्यू, ठीक है। ई क्यू का मतलब एट इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है, एट इक्विटोरियल पॉइंट। तो अगर आप पिछला वाला डेरिवेशन देखोगे और इसको देखोगे, तो आप बोल सकते हो कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ये?
Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, डायरेक्शन भी देख लो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आई है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक में यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ डायरेक्शन। जैसे ये डाइपोल रहेगा ना कभी भी माइनस प्लस, और ये आर डिस्टेंस इक्वेटोरियल पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे 180 डिग्री पे होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखना दोनों के ही, मैंने दोनों के डायरेक्शन आपको बताए हैं, एक्सियल का भी और इक्वेटोरियल का, क्योंकि ये काम आएगा आपको क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। इज इट क्लियर? सर ऐसा क्यों होता है, डाइपोल मोमेंट तभी जनरेट होता है जब दोनों चार्जेस का